वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने एक नई सीरीज शुरू की थी, न्यूज वॉच। इसके अंदर भारत की इकोनॉमी और शेयर बाजार से लिंक जो खबरें हैं, उन खबरों का हम एक तरह से पोस्टमार्टम करते हैं कि इस खबर की सच्चाई क्या है, इस खबर का भारत के शेयर बाजार पे क्या असर पड़ेगा, और इस खबर से लिंक और कौन कौन सी खबर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और दोस्तों, जो एनालिसिस हम आपको करके बता रहे हैं वो आपको किसी भी बिजनेस टीवी न्यूज चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अभी ये मेरे चैनल के समस्त दर्शकों के लिए उपलब्ध है। जल्द ही इसे मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तब तक आप इस चैनल के ऊपर, इस मार्केट वॉच के अंदर, इस न्यूज एनालिसिस वीडियो को का आप इंजॉय करें। सबसे पहले समस्त भारतीयों को आज बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज भारत ने जापान को ओवरटेक करके विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कदम रख लिया। ये बात भारत के प्रधानमंत्री या भारत के वित्त मंत्री या भारत के इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं बोल रहे हैं, ये आईएमएफ का डाटा है। आईएमएफ के डाटा के आधार के ऊपर आज भारत $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है, और हमसे आगे केवल यूएस, चाइना और जर्मनी रह गए हैं। और भारत का ये जो इकोनॉमिक राइज है, इसके लिए अगर 100 में से 100 नंबर किसी एक व्यक्ति को देने की जरूरत है, तो वो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 में जब उसको पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब वो भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में काउंट की जाती थी। फ्रजाइल 5 से टॉप फोर्थ इकोनॉमी का जो सफर है, वो ये बताता है कि इस व्यक्ति के जीवन और इसकी जो जीवन यहाँ तक जो पहुंचा है, जो संघर्ष करके, और इसको, इसकी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, या इसकी देशभक्ति है, या इसका नेशनलिज्म है, वो अनप्रेसिडेंटेड है दोस्तों। मैंने नरेंद्र मोदी की जन्म कुंडली और भारत के भविष्य को अपने इस चैनल के ऊपर एनालाइज किया है। ये जो नीचे वाला जो कैप्शन आपको दिख रहा है, ये वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल है। अगर आपको भारत के भविष्य के बारे में जानना हो, जिसमें हम भारत की कुंडली और नरेंद्र मोदी की कुंडली को एनालाइज करें, और उससे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भारत में करना चाहें या ना करना चाहें, इसका डिसीजन लें, इसके लिए ये वीडियो एक मस्ट वॉच वीडियो है। एक बार फिर समस्त नेशनलिस्ट भारतीय को बहुत बहुत बधाई, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए। और उससे भी बड़ी बात क्या है? उससे भी बड़ी बात, नीति आयोग ने एक बोल्ड, सीईओ ने बोल्ड प्रिडिक्शन किया है कि हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, यूएसडी 4 ट्रिलियन की, और अगले 2.5 से 3 साल के अंदर हम तीसरे नंबर पे जर्मनी को पछाड़ के हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? फिस्कल प्रूडेंस होनी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, मेक इन इंडिया का सक्सेसफुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। और इसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ? आरबीआई ने मैसिव डिविडेंड गवर्नमेंट को देके और उनका फिस्कल प्रूडेंस को बढ़ावा दे दिया, एक्सपेंस करने के अंदर उनको आजादी दे दी। और सोने पे सुहागा ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगी, ग्रोथ साइकिल वापस रीएक्टिवेट हो गई है, और हम बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। की टेकअवे एंड आउटलुक क्या है? भारत का हिस्टोरिक राइज है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी का। ये ग्लोबल लीडरशिप के अंदर इंडिया का जो ग्रोथ हो रही है, जिस समय 6 प्लैनेट कंजंक्शन
भारत के 11th हाउस में हुआ था, जो भारत की जन्म कुंडली का लाभ भाव है, उसी दिन में मैंने 29 मार्च के वीडियो में ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि भारत एक बार फिर अपने स्वर्णिम काल की तरफ बढ़ रहा है और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, हमने भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हमने अपनी मिलिट्री सुपीरियरनेस कर दी। इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। पिछले 15 ऑलमोस्ट 12-13 साल से नरेंद्र मोदी जी सत्ता कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और पूरा ग्रोथ की तरफ फोकस है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, घर घर पानी पहुंचाना, रोड्स, रूरल कनेक्टिविटी, इंटरनेट एंड हाई स्पीड ब्रॉडबैंड, स्पेस के अंदर बहुत ग्रोथ होना, ये सब चीजें बताते हैं कि भारत का फ्यूचर ग्रोथ प्लान बहुत ही इंटैक्ट है और भारत विश्व के अंदर सबसे टॉप नंबर की इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जगह में से एक है। भारत का इकोनॉमिक कैलेंडर डाटा आने वाला है। 28 मई को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, 30 मई को जीडीपी और फॉरेक्स रिजर्व का डाटा आ जाएगा और फिस्कल डेफिसिट का डाटा भी आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। भारत की Q4 की जो जीडीपी की एक्सपेक्टेशन है, इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.5% ग्रोथ होगी। सपोर्टिंग सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन ड्रिवन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ये सारी चीजें हमारी जीडीपी को बढ़ावा दे रही है। इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। एग्री बेस्ड हमारी इकोनॉमी है, तो इस बार मानसून बहुत राइट टाइम पे भारत में आया है और ये भी अपने आप में जीडीपी को बढ़ावा दे रही है। केयर एज का प्रोजेक्शन क्या है? रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 6.8%। अगर इतनी ग्रोथ आ जाएगी तो आपके शेयर बाजार के अंदर चार चांद लग जाएंगे। और गलती से अगर हम 7% के ऊपर निकल गए तो फिर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए देखोगे। ये खबर तो इंडिया के सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर आपने देख ही ली, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसको आप सबने नेग्लेक्ट किया। वो न्यूज हमारे इस चैनल पे वही चीजें आपको डिस्कस करके हम आपको बताएंगे जो बाकी कोई चैनल आपसे डिस्कस नहीं करेगा। भारत की जीडीपी 4th नंबर पे पहुंची है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। जर्मनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जर्मनी की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में क्या हुआ? 0.4% की Q1 ग्रोथ है। आपको लग रहा हो यार इतनी सी तो ग्रोथ हुई है, 0.4%। लेकिन ये जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेट था ना, वो 0.2 ही था। तो जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उससे डबल ग्रोथ हो गई है। हम जो 6.5% इंडिया की जो जीडीपी या 7% जीडीपी के ऊपर अपने आप को बड़ा एक्साइटेड सा फील करते हैं, वहां पे अगर 2.2 की जीडीपी आ जाएगी ना तो भी वो लोग बहुत एक्साइट हो जाएंगे। यूएस के अंदर 2.5%, 3% तो होने पे तो बिल्कुल आप मान लो कि डाउ जोन्स, नैस्डैक और एसएनपी तीनों छत फाड़ के ऊपर निकल जाएंगे। तो इसलिए ये जो जीडीपी का डाटा है अलग अलग कंट्री का, ये एप्पल एंड ऑरेंज है, तो इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते कि भारत की 6.7 हो गई है, जर्मनी की ग्रोथ कितनी है। नहीं, हर कंट्री का एक अलग पैरामीटर है, उसके आधार पर देखा जाता है। यहाँ पे अगर 0.2 की जो Q1 की ग्रोथ है, ये इस अकेले इस डाटा ने डेक्स, जो कि जर्मनी का इंडेक्स है, उसको ऑल टाइम हाई पे पहुंचा देगा। ये 2 टाइम परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर है। तो अगर इसका इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गई है, डबल हो गई है एक्सपेक्टेड से, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी ऑल अक्रॉस वर्ल्ड ग्रो करने वाली है। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करते हुए मैंने आपको बताई दी। ना यूरोप का अपन ने एक सैंपल ट्रेड ले लिया, जर्मनी का। जर्मनी के बाद अपन सीधे पहुंचते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका के ऊपर। अमेरिका पे क्या हैंग है? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां सबसे बड़ा जो
इकोनॉमी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है वो डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन यूएस ट्रेड पॉलिसी का अल्टीमेटली कोई भी सॉल्यूशन होगा तो अमेरिका को तो फायदा हो ही जाएगा। भाई अगर जीरो टैरिफ से निकल के अगर कंसेशन हो गया कि 15% टैरिफ दे दो, तो 15% इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी उनकी। उनके जो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है वो इंप्रूव हो जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो इसलिए यूएस चाइना की जो टैरिफ कट है वो 145% से 30% पे ले आए वो। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद 15 से 20% के बीच में कोई समझौता होगा इन दोनों के बीच में। चाइना ने क्या किया, वो जो अपनी उसने टैरिफ बढ़ा के 125% ले गए थे उसको 10% पे ले आया। तो यूके और यूएस के अंदर एक ट्रेड डील ऑलरेडी हो चुकी है और वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से उनकी ढंग से बात नहीं हो रही थी, तो अमेरिका ने आज कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईयू के ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे। भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है उसके लिए भारत के पीयूष गोयल जी अमेरिका गए हुए हैं और उसके अंदर कई अप्स एंड डाउन्स हैं। स्पेशली जो कंटेशियस इशू है वो एग्री एक्सपोर्ट अमेरिका करना चाहता है वहां से, और भारत अपने जो छोटे फार्मर्स हैं उनको बचाने के लिए एग्री के ऊपर जो टैक्स चल रहा है उसको बचाना चाहता है। तो ये मेन कंटेशियस इशू है। इसके अलावा अमेरिका साइड में डिफेंस डिफेंस डील करना चाहता है, जिसको हमने धता बताते हुए रशिया के साथ में सुखोई 57 की डील ऑलरेडी फाइनल कर ली। और वो डील के फाइनल करते ही अमेरिका पे और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक बड़ा करारा तमाचा दिया है कि हम नो कंप्रोमाइज इन इंडियन डिफेंस पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत के प्रति जो हमारा समर्पण है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। रशिया से भारत सुखोई 57 की जो डील हुई है उसके अंदर वो भारत में मेक इन इंडिया में बनेंगे। तो जो कंपनियां भारत में सुखोई को बना रही हैं अभी, उनके स्टॉक्स के ऊपर आप ध्यान रखें। तो अमेरिका का जो ये ट्रेड पॉलिसी वाला जो नाटक चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, उसके अंदर धीरे धीरे पटाक्षेप आ जाएगा, क्योंकि शेयर बाजार क्या करता है, एक ही चीज को बहुत दिन तक नहीं चलता है। ये टैरिफ डील करते रहेंगे तो इसके ऊपर शेयर बाजार रिएक्ट करना बंद कर देगा। अब जो करंट ट्रेंड है ना वो क्या है, यूएस फिस्कल चैलेंज है। यूएस फिस्कल चैलेंज में क्या किया, मूडी ने डाउनग्रेड कर दिया। मूडी साहब ने डाउनग्रेड किया, उससे 2 साल पहले फिच और एसएनपी डाउनग्रेड कर चुकी है। तो ये 2 साल तक क्यों लेके बैठे रहे इसको, कि ये सब चीजें दोस्तों जो न्यूज है ये कौन बाजार को कंट्रोल कर रहा है, कि ये कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनके कहने पे ये रेटिंग एजेंसियां इस तरह की खबरें या इस तरह की न्यूज या इस तरह के डिसीजन प्लॉट करती हैं। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मेरे इस चैनल पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो है जिसको मैंने मार्केट विजडम सीरीज में डाला हुआ है, कि हु कंट्रोल्स स्टॉक मार्केट। हर व्यक्ति को जो शेयर बाजार में काम करता है उसको वो वीडियो कम से कम 4 बार देखना चाहिए, ताकि उसको कुछ अवेयरनेस पड़ सके कि बाजार के अंदर हो क्या रहा है। टैक्स लेजिस्लेशन से वो इंक्रीज बोरोइंग कॉस्ट हो रही है उसके कारण, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को करता है। करेंसी वीकनेस जो है वो भी अमेरिका के फेडरल रिजर्व को पसंद नहीं आ रही है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मार्जिन का कंप्रेशन हो रहा है, टैरिफ के चलते रिटेल सेल पर इसका असर हो रहा है। जॉब मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्लो हो रही है, और इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके बढ़ेगा अगर टैरिफ का अपन कोई बढ़िया करे। जीडीपी फोरकास्ट क्या है, 2024 कंपेरिजन में 25 में कम है और 26 के अंदर भी जीडीपी फोरकास्ट कम होने का आसार। रिसीशन का रिस्क क्या है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है रिसीशन। आए दिन कोई ना कोई आदमी टेलीविजन पे या यूट्यूब में या आपके सामने आएगा और रिसीशन के फेवर में रोज एक नई थ्योरी देगा, और वो ये कहेगा बस रिसीशन तो आने ही वाला है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिसीशन नहीं आ सकता है दोस्तों, रिसीशन आ सकता है, लेकिन अभी के जो हालात दिख रहे हैं वो
रिसेशन की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट गिरती है, इंटरेस्ट रेट कटिंग की जब साइकिल शुरू होती है, तो ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं। अपन इंटरेस्ट रेट कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अल्टीमेटली ग्रोथ और जीडीपी के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। ग्रोथ और जीडीपी बढ़ जाएगी तो रिसेशन कैसे आएगा? रिसेशन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर है कि 2 क्वार्टर तक कंटिन्यूअस जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिसेशन आएगा। अभी एक क्वार्टर में यूएस इकोनॉमी के अंदर जो प्रिलिमिनरी डाटा आया था उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आया, और उसके चलते उस दिन डाउ जोन्स बड़ा भारी भरकम गिरावट उसमें देखने को मिली। लेबर मार्केट जो यूएस का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वहां पे क्या होता है कि जितनी भी जॉब होती है ना, वो सारी लिखी हुई होती है। मेरे को बहुत सालों तक ये समझ में नहीं आता था कि यार ये जो जॉब जॉब डाटा आता है इसके आधार पे शेयर बाजार और गोल्ड और सिल्वर एंड कमोडिटी इतना असर मूवमेंट क्यों करती है। ये डाटा तो कोई भी दे सकता है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अमेरिका और जो वेस्ट के जो डेवलप कंट्री है वहां पे क्या होता है, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको गवर्नमेंट एक भत्ता देती है ताकि आपकी जिंदगी आराम से कट सके। तो वो क्लियर कट बता देता है कि इतने लोगों ने उसके लिए जो का जो जॉब मिलते ही वो बता देते हैं कि ये भत्ता अब नहीं चाहिए। नहीं तो उनको अ, जो नॉन जॉब पे जो लोग हैं उनको ये भत्ता मिलता है। उसके कारण इनको ये एक्यूरेट डाटा रहता है कि कितने लोगों के पास जॉब है, और जब जॉबलेस लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो हम ये मान के चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर डिफिकल्टीज आ रही है। 2025 की फोरकास्ट क्या है? जॉब ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू स्लो है, लेकिन 90,000 पर मंथ के अप्रोक्स आना चाहिए इसका डाटा। इमिग्रेशन का इफेक्ट जो है उसने लेबर सप्लाई को कम कर दिया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या किया, इमिग्रेशन को टाइट कर दिया है। जो पहले बहुत आसानी से लोग इमिग्रेंट आके काम कर रहे थे उनको उसने थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है, तो इसलिए जॉब मार्केट के अंदर सुधार होने का भी डाटा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग क्या है? जैसे लोगों के पास पैसा आता है यूएस के अंदर वो स्पेंड करते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग टैरिफ के कारण जो गुड परचेज जो होंगी वो Q1 के अंदर है, और स्ट्रॉन्ग स्पेंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम फ्यूचर के अंदर। और डिमांड एंड सप्लाई जो है वो आपकी डायरेक्ट इनकम पे लिंक है। वहां पे इन्फ्लेशन का आउटलुक क्या है? 2.3% है 2025 के अंदर, फेड के टारगेट के पास में ही है। और जो कोर है वो 2.8% है। अगर ये जरा सी भी कम होती है इन्फ्लेशन, ये कम कैसे हो जाएगी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो एनर्जी का प्राइस कम कर देगा। भाई डोनाल्ड ट्रम्प के कहने से फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहा है। उसने खूब लड़ाई कर ली, खूब झगड़ा कर लिया। उसने ये भी कह दिया कि फेड के चेयरमैन को मैं हटा दूंगा, लेकिन फेड ने कहा नहीं, हमारी मर्जी आएगी तब हम कम करेंगे, तुम्हारे कहने से तो कतई नहीं करेंगे। तो उसने इसका दूसरा रास्ता निकाला। उसने क्या किया? दूसरा रास्ता, उसने जो एनर्जी पे टैक्स है उसको कम कर दिया। तो एनर्जी, पेट्रोल और क्रूड के दाम कम हो गए। ऐसा करने से क्या कर रहा है वो? इनडायरेक्टली इन्फ्लेशन कम कर देगा। इन्फ्लेशन कम करेगा तो फेड को झकमरा के इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का अल्टीमेटली यूएस इकोनॉमी को बूस्ट करने का जो प्रोपोगंडा है या जो उसकी दिली इच्छा है वो इस तरीके से सक्सेसफुल होगी। 2025 का ईयर एंड के अंदर सीपीआई की फोरकास्ट है वो 3.3 है। ये कम है, क्यों है? क्योंकि चाइना के कारण है। अगर अगर ये सेटलमेंट हो जाता है यूएस चाइना के बीच में तो ये वापस से 2.3 से नीचे आ जाएगी। और 2026 का अर्ली एक्सपेक्टेड टारगेट 2.2 है। मेरा मानना ये है कि यूएस इकोनॉमी के नेक्स्ट ईयर तक ये 2% से नीचे ले आएंगे इसको, सीपीआई को। फेडरल रिजर्व की पॉलिसी का करंट स्टेटस रेट अनचेंज है 4.25 से 4.5 के ऊपर। रेट कट जो अभी करंट एक्सपेक्टेशन है वो 2 रेट कट एक्सपेक्टेड है 2025 में। तो मेरा मानना ये है कि 2025 के जो 2 रेट कट अगर जो फेड के कंसेंसस के हिसाब से है, तो एक रेट कट अपनी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इसकी फेड की उसके अंदर होना चाहिए, और एक 2 महीने बाद की जो अगली मीटिंग है उसके अंदर हो जाना चाहिए। मॉनिटरिंग क्या कर रहे हैं ये लोग?
लेबर डाटा और इन्फ्लेशन को कर रहे हैं। फर्स्ट कट सितंबर के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जुलाई को, लेकिन मैं अभी भी होपफुल हूँ कि इस जुलाई के अंदर एक रेट कट देखने को मिल सकती है, जो कि अनएक्सपेक्टेडली बाजार को एक बूस्ट देगी। यूएस इकोनॉमिक डाटा कब आएगा? जो सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों वो है 30 तारीख को। 30 तारीख को क्या हो रहा है? यूएस जीडीपी का सेकंड एस्टिमेट आएगा। अगर ये सेकंड एस्टिमेट फर्स्ट एस्टिमेट से बढ़ के आ गया तो दोस्तों आप मान के चलो बाजार के अंदर एक मैसिव बुल रन शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो थर्ड एस्टिमेट एंड फाइनल जो जीडीपी का डाटा है वो भी 26 जून को है। उसके बीच में इसका मई का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आएगी 7 जून। 7 जून दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है, इंडिया के अंदर आरबीआई की मीट है इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंगल अपनी राशि बदल रहा है। तो मंगल अपनी राशि बदलेगा, आरबीआई की पॉलिसी मीट है, इधर यूएस के अंदर मई का एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है। तो ये सब चार डाटा जो है ये आपको ये बड़े क्लोजली वॉच करने हैं। इसके बाद का अगला इंपॉर्टेंट डाटा है जून 12 का। जून 12 को मई की सीपीआई का नंबर है यूएस के अंदर। ये नंबर, ये यूएस के डाटा की हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? यूएस के डाटा से फॉरेक्स जो मार्केट हमारे इक्विटी मार्केट का 10 गुना बड़ा मार्केट है, डॉलर पे फर्क पड़ता है। और डॉलर के मूवमेंट के आधार पे पूरे वर्ल्ड का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट अफेक्ट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाती है। इसलिए ये डाटा इंपॉर्टेंट है। फेड चेयरमैन पावेल का आउटलुक क्या है? इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन क्या है? टैरिफ का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? सप्लाई स्टॉक्स के ऊपर सप्लाई शॉक्स लग सकते हैं क्योंकि चाइना के कारण इम्पैक्ट आ रहा है। यूएस क्यूएन जीडीपी की परफॉर्मेंस जो कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हुई 0.3%, और ये फर्स्ट डिक्लाइन है सिंस Q1 ऑफ 2022। प्रीवियस क्वार्टर के अंदर फॉलो 2.4 ग्रोथ इन अक्टूबर से दिसंबर में हुई है, और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है ये अनएक्सपेक्टेड है। तो इसलिए मेरा मानना यही है कि जो जीडीपी का करेक्टेड डाटा आएगा, जिसको सेकंड एस्टिमेट एंड थर्ड एस्टिमेट अपन फाइनल जीडीपी डाटा आएगा, तब तक ये सारी चीजें कंट्रोल में आ जानी चाहिए। और इन सब डाटास को देखने के बाद में भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और यूएस की इकोनॉमी के अंदर ग्रीन शूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें आपको इतनी पॉजिटिव लग रही है तो बाजार के अंदर रिसेशन के कारण बाजार के गिरने की संभावना है तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर अपन टेक्निकल चार्ट को देखते हैं तो ये मेरे निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो वीकेंड एनालिसिस वीडियोस के अंदर भी मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था। ये चार्ट फ्यूचर कोर्स ऑफ मार्केट को डिनोट कर रहा है। अगर ये चार्ट जो ऑल टाइम हाई है 26,200, अभी हम बाजार के अंदर 24,850 के आसपास हैं, और अगर ये ऑल टाइम हाई 26,200 को पार करके चला जाए, यहां तक जाने के लिए क्या क्या इसके पास पॉजिटिव फैक्टर्स हैं? भारत की इकोनॉमी विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई। आरबीआई ने इतना मैसिव डिविडेंड दिया है। आरबीआई जब भी डिविडेंड देता है तो अगले 3 महीने के अंदर 10% इंडेक्स ग्रो करता है। ये पास्ट 2 ईयर के डाटा का मैंने आरबीआई वाले वीडियो के अंदर, न्यूज वॉच का जो सीरीज का पहला वीडियो है उसके अंदर आपको डिटेल के अंदर हिस्ट्री ऑफ निफ्टी चार्ट देख के आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये दो डाटा अपन मान लें और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन की गुड न्यूज देख लें और यूएसए की गुड न्यूज देख लें, तो हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये बाजार ऑल टाइम हाई जो कि 26,250 से 300 के बीच का है और उसको पार करेगा, तो बाजार एक नए हाई की तरफ अग्रसर होगा, जिसका पहला टारगेट 27,000 निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर 63,000 बैंक निफ्टी है। इसी के साथ दोस्तों न्यूज वॉच के सेकंड एपिसोड को मैं समाप्त करता हूं, और मेरे सभी चैनल के चाहने वालों को एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब और मेंबरशिप आप लें, ताकि हमें इसी तरह के वीडियो को बनाने के लिए इंसेंटिव मिलता रहे।
ये एपिसोड जो न्यूज वॉच सीरीज हमने शुरू की है, ये आपको कैसा लगा? और आप किन और न्यूज के ऊपर डिटेल एनालिसिस चाहते हैं, वो आप कमेंट के अंदर लिख के बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और भविष्य के अंदर हमारे YouTube वीडियो को ज्यादा अच्छा बनाने के अंदर मदद मिलेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका अगला हफ्ता ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत शुभ मंगलमय हो।